हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूईटी हिंदी हब में। आज हम अपने इस सेशन में बात करेंगे आपके सिलेबस का, सीयूईटी पीजीएमए हिंदी के सिलेबस के बारे में और समझेंगे कि 2022, 23 और 24 के अनुसार आपके सिलेबस का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। यानी कि 2022, 23 और 24 में किस सेक्शन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और किस तरीके से पूछे गए थे। यानी कि मैच द फॉलोइंग की बात करें या अरेंजमेंट्स की, जैसे हम वाक्य क्रमबद्धता में जब पढ़ते हैं ना कि वाक्य को तोड़ दिया जाता है फिर उसे क्रम में अरेंज किया जाता है, ठीक उसी तरीके से आपके युगों का नाम दे दिया जाए या फिर आपके रचनाकारों का नाम दे दिया जाए या आपकी रचनाओं का नाम दे दिया जाए और उसे अरेंज करने की बात कही जाए। तो हम देखेंगे कि हमारा जो पैटर्न रहा है पेपर का वो कैसा रहा है और साथ ही साथ आपका सिलेबस जो है वो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो बहुत ही ज्यादा आपको उस पर ध्यान देना है। ये सारी चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। समझने की बात अगर मैं बार बार कर रही हूँ तो इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहला बेसिक जो होता है वो ये होता है कि हमें उसके सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, यानी कि हमें पता हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मतलब कि एक लिमिटेड अगर आपके पास टाइम है या फिर अगर मैं बात कहूँ कि आप अपना एनर्जी एक ऐसी जगह लगाओ जो डिफाइंड है रैदर देन कि आप वहाँ एनर्जी लगाओ जो कि डिफाइंड नहीं है। यानी कि सिलेबस इसलिए दिया जाता है ताकि आपको पता हो कि आपको किस किस चीज़ों को पढ़ना है और सिलेबस आपको समझना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार आपने उसे फ्रेम कर लिया अपने दिमाग में तो उसके बाद फिर आप उसी के अनुसार अपने आप को प्रिपेयर करते जाते हो और आपका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कहते हैं ना कि घर का जब निर्माण करते हैं तो नींव बनाते हैं ताकि घर मजबूत बने, ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा जो सिलेबस है वो भी आपकी नींव की तरह है। यानी कि आपका आने वाला जो एग्जाम है वो कितना अच्छा जाएगा वो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी पकड़ आपके सिलेबस पे कितनी अच्छी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की तो उससे पहले हमें बात करनी होगी कि हमारा पूरा जो सिलेबस है उसका जो बेसिक है, यानी कि अगर हम सब्जेक्ट सिलेबस की बात करते हैं तो हमारा पेपर जो उसका बेसिक क्या है, यानी कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आपका जो पेपर है वो कंडक्ट कौन कराता है बच्चे, तो वो आपका पेपर कंडक्ट कराता है एनटीए। कौन कराता है? एनटीए, ठीक है। ये इसे कहते हैं हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिससे आप परिचित होंगे। अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप जो है बीच बीच में इसका नाम सुनते आए हैं और आपको पता होगा कि ये भाई साहब अपने धुन में मस्त रहते हैं। यानी इनकी अपनी एक कहानी है जो वो अपने तरीके से सुनना चाहते हैं और अपने तरीके से सुनाना चाहते हैं। तो इस पे आपको पता है कितना भरोसा करना कितना नहीं भरोसा करना, वो एक अलग स्टोरी है। अगर हम इन पे कहानी लिखना शुरू करें तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने 2022, 2023, 2024 ये तीनों साल में पेपर कराया। 2022 और 23 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके क्वेश्चंस जो थे वो 100 हुआ करते थे, लेकिन 2024 में आपके जो क्वेश्चंस हो गए वो 75 हो गए। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं है, जब तक कुछ भी नहीं है, तब तक हम पुरानी सारी चीजों को ही मानेंगे। यानी कि हम मानेंगे कि इस साल भी हमारे पास क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं? 75, ठीक है। अब इस 75 क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स कितने दिए जाएंगे बच्चे? तो वो होगा आपका 300, यानी कि 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। अब इसमें अगर आपने एक सही किया तो +4 आपको मिलेगा और एक गलत किया तो -1 आपका जाएगा। यानी कि ये आपका पूरा जो है वो पेपर का पैटर्न होने वाला है। साथ ही साथ इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे 45 मिनट दिया जाएगा, जिसे आप 105 मिनट भी कह सकते हैं। और लास्ट ईयर आपका जो पेपर है वो मार्च में कंडक्ट कराया गया था, इसीलिए हम एक्सपेक्टेड डेट कब का लेके चल रहे हैं? तो हम मार्च का लेकर चल रहे हैं। यानी कि हम मान रहे हैं कि हमारा पेपर जो है वो कब होएगा? मार्च में होगा, ठीक है। चलिए, अब ये हो गई आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पेपर के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम आपके सिलेबस को समझेंगे कि आपका सिलेबस क्या कहता है। तो यहाँ पे है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ये जो आपको दिख रहा है एक करके, ये एक लाइन है, येलो लाइन, वो जो है ये आपके एनटीए का सिलेबस है। यानी एनटीए ने सिर्फ ये दिया है, बाकी ये जो व्हाइट लाइन में आपको दिख रहे हैं, यानी कि व्हाइट टैग्स में कलर्स में आपको दिख रहे हैं, ये उसे डिकोड करके लिखा गया है, क्योंकि इसे विस्तृत रूप में अगर समझाया जाए तो ज्यादा क्लियर हो जाता है, क्लियरिटी होती है आपके लिए। तो अगर हम बात करते हैं काल विभाजन और नामकरण की, तो आपका जो हिंदी साहित्य है उसका जो हम कहते इतिहास रहा है, उसका जो काल विभाजन किया गया, यानी पूरे समय सीमा को कितने भागों में तोड़ा गया,
कितने भागों में विभाजित करके क्या क्या नाम दिया गया, हम इसी के अंतर्गत जानते हैं। सबसे पहले किसने इतिहास ग्रंथ लिखा, उनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था, किस वर्ष में प्रकाशित हुआ, उन्होंने काल विभाजन करने का प्रयास किया भी या नहीं किया। फिर धीरे धीरे अगर हम बात करें तो हम ये आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल तक कैसे पहुंचे, ये जो नामकरण किया गया है वो हम क्यों निश्चित मान लेते हैं, साथ ही साथ ये जो समय सीमा तय की गई है वो यही समय सीमा क्यों स्वीकार किया गया, ये सारी बातें हम कहाँ पढ़ते हैं, हम काल विभाजन और नामकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी गारसा दत्तासी जिन्होंने पहला इतिहास ग्रंथ लिखा से लेकर के अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक, जिनके हम समय सीमा को ही निश्चित रूप से मान करके बाकी आगे की चीजों को पढ़ते हैं, इन लोगों के बीच में यानी कि गारसा दत्तासी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बीच में जितने भी रचनाकार आए, यानी शुरुआत यहां से होती है और मानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो लिखी गई इतिहास ग्रंथ है वो आपके मील का पत्थर मान जाता है हिंदी साहित्य का। तो हम मानते हैं कि इन दोनों के मध्य जितने भी रचनाकार आए उनकी रचनाएं जो हुई, यानी कि अगर हम बात करें मिश्र बंधु का, शिव सिंह जी का, या फिर अगर हम बात करें आपके जो क्या कहते हैं गणपति चंद्र जी हो, या फिर अगर हम राम कुमार वर्मा की बात करें, इन लोगों ने जिस तरीके से भी इतिहास ग्रंथ की बात की, अगर हम देखें तो अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने रचनाएं करी हैं। हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन हाँ उन्होंने भी अपना मत रखा है। और अगर हम बात करें तो उन्होंने भी हिंदी इतिहास आदिकाल की बात करी है। ये जो आदिकाल आया है ये उन्हीं का नाम दिया गया है। और ये वीर गाथा काल से आदि काल कैसे बना, वीर गाथा काल किसने नाम दिया, ये सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे, तो हम आपके हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो इस सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस सेक्शन में हम पहले ये देखने वाले हैं कि आपके इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किसने किया, साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को हम मील का पत्थर क्यों मान लेते हैं। उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि राम कुमार वर्मा या गणपति चंद्रगुप्त जी जो थे उनके मंतव्य क्या थे इतिहास ग्रंथ को लेकर, उन्होंने किस तरीके से काल विभाजन को देखा। तो ये सारी चीजों को हम समझेंगे और बात करेंगे किस सेक्शन में, इस सेक्शन में। अगर मैं बात करूं तो 2022 के पेपर की अगर मैं बात करूं तो उसके हिसाब अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे 6 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं, यानी 6 से 8 क्वेश्चंस का आप लगभग एवरेज निकाल सकते हो कि यहाँ से आता। पर धीरे धीरे इस सेक्शन से क्वेश्चंस कम हो गए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले वक्त में यहाँ से सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या कहता है, यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले देखा उसका काल विभाजन, यानी कि हम पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या करते हैं, कुछ काल में विभाजित करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। अब जब हमने नामकरण कर लिया तो क्या हुआ कि ये जो आदिकाल है और ये जो आधुनिक काल है इसका नामकरण किया गया है, और नामकरण किसी आधार पे किया गया होगा। तभी तो हम यहाँ पे कह रहे हैं प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और प्रवृत्तियां, यानी कि अगर किसी काल का नामकरण किया गया है तो उस काल की विशेषताओं के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। हो सकता है कि किसी काल में बहुत सारी वीरता प्रधान रचनाएं मिली हो, इसलिए हमने उसका नाम वीरगाथा काल रख दिया, या फिर उसमें बहुत जो प्राचीन हमारे साहित्य थे वो मिले इसलिए हमने आदिकाल नाम रख दिया, या फिर आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो हमने बहुत ही नए नए तरीके के आपकी विधाएं थी उनको स्वीकार किया इसलिए हमने आधुनिक काल नाम रख दिया, या फिर अगर हम बात करें तो भारतेंदु जी के माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन हमारे हिंदी साहित्य में आए तो इसलिए हमने भारतेंदु युग रख दिया। तो ये जो नामकरण की बात हो रही है वो क्या हुआ ये किसी आधार को लेकर के किया जा रहा होगा, किसी विशेषता को लेकर के किया जा रहा होगा। तो ये जो नामकरण हमने कर दिया उसके बाद इसके अंतर्गत आने वाली रचनाएं, रचनाकार, उन सबको जानेंगे, उन सबको समझेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना है कि भक्ति काल में ही, अगर मैं बात करूं भक्ति काल में ही आपको क्या मिल जाता है, तो इसी भक्ति में आपको सगुन मिल जाता है, और इसी सगुन में आपको राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पे मैं बात करूं तो आपको कबीर और जायसे भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूफी और संत भी हो जाएगा कहां पे, निर्गुण में। अब वहीं पे अगर मैं आदिकाल की बात करूं तो यहां पे आपको जैन मिलते हैं, आपको सिद्ध मिलते हैं, आपको नाथ मिलते हैं।
अब ये तीनों किसके अंतर्गत आए बच्चे? तो ये आपके आदिकाल के अंतर्गत आए। यानी कि जब आपको आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आदिकाल में मौजूद जितनी भी प्रमुख संप्रदाय रही हैं, जितने भी रचनाकार रहे हैं, आदिकाल की जितनी भी विशेषताएं रही हैं, उन सबको समझेंगे। ठीक उसी तरीके से भक्ति काल के भी जितने भाग किए जा रहे हैं, जितनी संप्रदाय रही हैं, जितने रचनाकार रहे हैं, उनको समझेंगे। रीति काल में भी रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त जो आपके रचनाकार रहे हैं वो कौन है, उनको जानेंगे। ये नाम क्यों दिया गया रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। उसके बाद अगर हम बात करें आधुनिक काल, तो इसी आधुनिक काल में आपको बहुत सारे छोटे छोटे युग देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो भारतेंदु युग, ठीक है, ये क्या है आपके भारतेंदु युग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो द्विवेदी युग, ठीक, बहुत बढ़िया। टेक्नोलॉजी से यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस बोर्ड के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि जब कुछ आदतें बदलती हैं तो थोड़ा वक्त लगता है। तो मेरे साथ भी वही हो गया है। वो गाना है ना, प्रेम का पहला खत लिखने में वक्त लगता है। तो बस वही बात है कि मैं भी बस कुछ आदतें अडॉप्ट कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। मैं बोर्ड के साथ थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि दोस्ती कर लिए, फिर हम काम करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग हो गया। उसके बाद हमारे पास द्विवेदी जी आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें यहीं पे छायावाद मिल जाता है। अब ये जितने भी आप देख रहे हो ये किसके अंतर्गत आता है बच्चा? तो ये सब आपको आधुनिक युग के अंतर्गत मिल जाते हैं। अब इसी छायावाद में भी आपको 4 लोगों का नाम आता है और आपने बहुत अच्छे से नाम सुना भी होगा और आप जानते भी होंगे। तो ये क्या है? आपके प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं। तो ये भी हम इस सेक्शन में जानेंगे। यानी आपके ये जो आदिकाल से आधुनिक काल तक की जो यात्रा है वो क्या होने वाली है, इसमें सारे रचनाकार, उनकी रचनाएं और आपके सारे काल की प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं, ये सब हम समझने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे हिंदी साहित्य की विविध एवं रचनाकार। अब यहाँ पे विविध की बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब है ये आपका कि ये जो गद्य साहित्य का इंट्रोडक्शन होता है, यानी आधुनिक काल में जब हम बात करते हैं भारतेंदु युग का, या फिर हम बात करते हैं द्विवेदी युग का, या फिर हम छायावाद की बात करते हैं, इसी दौरान यानी कि आधुनिक युग में भारतेंदु युग जब आता है, इसी दौरान हमारे पास जो हमारा साहित्य है उसमें पद्य के साथ साथ गद्य का भी इंट्रोडक्शन होता है। यानी कि गद्य भी आता है और प्रचंड रूप से आता है। तो जहां पे अगर हम बात करेंगे उपन्यास, कहानियां, नाटक, निबंध, आलोचनाएं और ये अन्य गद्य विधाएं की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका क्या आ जाता है, इसमें आपको आत्मकथा मिलेगा, ठीक है, रेखा चित्र, अगर हम बात करें तो डायरी, और भी बहुत सारी विधाएं हैं, जीवनी, ये सब यहीं पे आ जाते हैं, अन्य गद्य विधाएं। और मुख्यतः अगर बात करूं मैं तो आत्मकथा से सवाल पूछे गए हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आलोचना और निबंध से भी सवाल पूछे गए हैं। तो सिर्फ सवाल ही नहीं पूछे गए हैं, अगर आपको ये ना पता हो कि आपके जो प्रमुख निबंधकार थे वो कौन थे, या फिर कुछ ऐसे निबंध संग्रह हैं जिनका नाम आपने सुना ही सुना होगा और जिसके बारे में आपको जानना ही है, तो अगर मैं बात करूं तो इस सेक्शन के लिए हम हमेशा याद करेंगे रामचंद्र शुक्ल जी को, ठीक है, आचार्य लगाना जरूरी है, ठीक। चलिए, तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिनके चिंतामणि को आप जानेंगे, पढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो इनके निबंध आपने पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, कविता क्या है ये आपने सुना भी होगा कि इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके कोर्स में होंगे, जो आपने पढ़ा हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं उपन्यास, उपन्यास में सबसे पहले मैं एक नाम लिख रही हूँ, गोदान। गोदान इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि उपन्यास का नाम आता है तो आपको उपन्यास सम्राट का नाम जरूर आपके जहन में आता है। वो कौन है? वो है प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र जी का एक उपन्यास है गोदान, और गोदान मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य के हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए और उन्हें ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो आपका उपन्यास जो है, उपन्यास का जो काल विभाजन होता है वो प्रेमचंद्र जी के नाम पे ही हुआ है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं नाटक का काल विभाजन जो है वो आपके जयशंकर जी के नाम पर हुआ है, ठीक है।
अब ये भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। और इनके जो नाटक है, जैसे अगर आप देखोगे तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब किसके नाटक हैं? ये आपके चंद्रगुप्त जी के नाटक हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो कहानियों में जब हम लोग ग्रेजुएशन में आते हैं तो हमें कुछ कुछ नई नई कहानियां सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलते हैं। हालांकि जब हम स्कूल में रहते हैं, 10th 12th में भी रहते हैं, तब भी हमें प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों के बारे में सुनने को मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं ईदगाह हो गया, अगर मैं बात करूं तो आपका कफन हो गया। ये दो ऐसी कहानियां जो हमने जब या फिर दो बैलों की कथा, जब हम बच्चे थे तब से हम सुन रहे हैं और तब से हमने पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूं तो कहानियों में फिर आपको बहुत सारी कहानियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको बहुत सारी कहानियां पढ़नी भी पड़ेंगी, क्योंकि वो आपके क्या है, सिलेबस के अंतर्गत आता है। यहाँ पे भी आपके प्रेमचंद जी का योगदान है, साथ में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिनका एक बहुत ही फेमस कहानी है जो हमेशा आ जाता है, या फिर कहा जाए सवाल पूछा जाता है, उसने कहा था। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करेंगे तो ये हो गई आपकी कहानियों की बात, हमने नाटक की बात करी। तो ये है आपका तीसरा सेक्शन, जहां पे आपका जो एनटीए कहता है कि हमें इस सेक्शन में इसे भी कवर करना है। तो यहां से आपका ये जो उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना, डायरी, आत्मकथा, रेखा चित्र, जीवनी, ये सारी चीजें यहां से इंक्लूड हो जाती हैं आपके सिलेबस में। और फिर अगर सवाल पूछने की बात करूं तो इस सेक्शन से वो कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सिलेबस में कहा है आदिकाल से आधुनिक काल तक। आधुनिक काल का मतलब ये है कि अगर वो बात कर रहे हैं तो वो आधुनिक काल की शुरुआत जहां से होती है वहां से लेकर के अब तक, यानी कि अगर किसी ने 2023 में किसी उपन्यास की रचना करी है तो हो सकता है कि वो 2023 के किसी उपन्यास का नाम पूछ सकते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये वाला सवाल क्यों, वो वाला सवाल क्यों, वो पूरा एक विस्तृत क्षेत्र मिल जाता है उनके लिए कि वो सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं चौथा सेक्शन है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। अब देखो ऐसा है कि आप जैसे ही सुनते हो ये प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, तो थोड़ा आपको लगता है कि अरे ये क्या है, ये तो हमने सुना ही नहीं था। क्योंकि ग्रेजुएशन में हमें पत्रकारिता थोड़ा बहुत पढ़ने को मिला होगा, अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ चूज करा है, या फिर हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको कुछ बेनिफिट देना चाहती है, बट ऐसे इन जनरल आपने नहीं सुना होगा। तो अगर हम बात करें प्रयोजन मूलक हिंदी, आप इसे तोड़ो, प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन यानी कि जिसके लिए, जिसके उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा हो। यानी कि मान लीजिए हम जब साहित्य पढ़ते हैं तो हमारी भाषा कुछ और होती है, ठीक है, और जब हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषा कुछ और होती है। अब ये दोनों भाषा में क्या है, डिफरेंस है, थोड़ी सी कहते हैं ना, थोड़े थोड़े से चेंजेस होते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि आपने गाना सुना है, ठीक है, गाने में जिस तरीके से, या फिर कविताएं आपने पढ़ी होंगी, जिस तरीके से चीजों को बताया जाता है, बयां किया जाता है, क्या एक न्यूज रिपोर्टर उस तरीके से उस चीज को कवर कर सकता है? हालांकि नहीं। चलिए हम बात करते हैं, अगर तो क्या करेंगे, अगर आप देखोगे तो जो आर्टिकल लिखे जाते हैं वो बहुत ही एक संयमित भाषा का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो आपका क्या होता है, वो आपके अलंकार युक्त हो सकते हैं, रस युक्त हो सकता है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे बातों को बढ़ा चढ़ा कर भी बोला जा सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें तो आपके ऑफिस में कार्यालय, अगर कार्यालय भाषा की बात किया जाए, या फिर आपके न्यायालय की भाषा की बात की जाए, ये सारी क्या होती हैं, ये सारे के सारे आपके अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपको एप्लीकेशन देना है लीव के लिए, या फिर अगर आपको एप्लीकेशन देना है, अगर आपको रेजिग्नेशन देना है, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि मतलब वहां पे कहानी तो नहीं लिखोगे, एप्लीकेशन में कहानी तो नहीं लिखा जाता है, बहुत ही सटीक लिखा जाता है ना। तो वो जो भाषा होती है वो क्या होती है, वो संयमित होती है, वो अलग तरीके की भाषा होती है। तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, यानी कि किस किस तरीके की भाषा है जिसका हम प्रयोग करते हैं, यानी कि आपकी जो हिंदी है वो किस किस रूप में कहाँ कहाँ प्रयोग की जा रही है, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी वही है, यानी कि आपके साहित्य के लिए हमारी जो हिंदी है वो अलग है, आपके कार्यालय के लिए हमारी जो हिंदी होने वाली है वो अलग है, न्यायपालिका के लिए हमारी जो हिंदी होने वाली है वो अलग है। तो ये क्या हो गया, ये जैसी जैसी जरूरत पड़ी उस हिसाब से हमारी हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो आपका प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जनसंचार माध्यमों में हिंदी, समाचार पत्र और हिंदी, विज्ञापन और हिंदी, रेडियो और टेलीविजन में हिंदी। अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो जो एड आते हैं
उसमें हिंदी के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो राइमिंग के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि वो एड से रिलेटेड, जैसे आपने किसी चीज का एड सुना होगा, किसी भी प्रोडक्ट का एड ले लीजिए जिसका टैगलाइन इस्तेमाल किया जा रहा हो हिंदी में, ठीक है। अब जब हम उस प्रोडक्ट के टैगलाइन की बात करते हैं तो वो टैगलाइन कैसा होता है, कैची होता है, यानी कि ऐसा जो सुनने में आपके जबान पे चढ़ी रहे, ठीक है, जिसको आप हमेशा सुनते रहो। जैसे कि एक एड आता था मेंटोस की, जो दिमाग की बत्ती जला दे। अब ये क्या है, दिमाग की बत्ती जला दे, ये बात नहीं कही जा रही है, उसके विशेषताओं को नहीं बताया जा रहा है, ये टैगलाइन है जिसको आपके दिमाग में चढ़ाया जा रहा है, जो आप बार बार सुनते हो तो आपके दिमाग में चढ़ जाता है। तो उसमें जनसंचार के माध्यमों में जो हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है उन सब की हम बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ करेंगे, तो ये आपके जनसंचार के माध्यमों में, ठीक है। यानी कि जो एड आता है टेलीविजन पे जो आप देखते हो या फिर रेडियो में जो सुनते हो, विज्ञापन जो एड हो उसी को भी आप विज्ञापन कहते हैं। तो अगर हम बात करें इन सब में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस तरीके से हिंदी का प्रयोग किया जाता है, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण, ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे 75% बच्चे भागते हैं, उनको लगता है कि क्या ही पूछ लिया गया है। और यकीन मानो, मैं भी जब आपकी उम्र में थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या ही पूछ लिया गया है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि थोड़ा सा बस आपको देखना होता है अच्छे से, बस अच्छे से एक बार समझना होता है और सारे सवाल आपके लगने लगते हैं। ट्रस्ट मी, अगर हम उपन्यास की बात करें तो हो सकता है कि उपन्यास के नाम में आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ, बट यहाँ पे नहीं होंगे। यहाँ पे हमें भारतीय काव्य शास्त्र में क्या पढ़ना है, शब्द शक्तियां। शब्द शक्तियां यानी किसी बात को व्यक्त करने का जो तरीका है, यानी अभिधा का इस्तेमाल किया गया है, व्यंजना का किया गया है या लक्षणा का किया गया है, वो किसके अंतर्गत आता है, आपके शब्द शक्तियों के अंतर्गत आ जाएगा। अगर हम बात करें काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण, यानी कि अगर बात किया जाए तो काव्य लिखने का प्रयोजन क्या है, धर्म के लिए किया जा रहा है, अर्थ के लिए किया जा रहा है, मोक्ष के लिए किया जा रहा है या यश के लिए किया जा रहा है, कृति के लिए किया जा रहा है या प्रीति के लिए किया जा रहा है। तो आपके काव्य को रचने का जो प्रयोजन है वो क्या है, उसके बारे में जानेंगे। आपके कार्य का हेतु क्या है, आपके कार्य का, आपका काव्य का लक्षण क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम कहाँ जानते हैं, तो ये सारी चीजें हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पे शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो संप्रदाय हैं उनके बारे में बात नहीं की जाएगी या फिर उनके बारे में आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति, औचित्य, ये सारे ऐसे संप्रदाय हैं जिनसे सवाल आएंगे, आए हुए हैं और आने वाले वक्त में भी आएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि आपके सिलेबस में सिर्फ लिखा हुआ है कि हम इस सेक्शन पे बात करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वो भारतीय काव्य शास्त्र कहते हैं इसका मतलब ये है कि वो आपके जो संप्रदाय हैं उनके बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं। उनके लिए ये कहते हैं ना कि एक खुला क्षेत्र है जहां से वो कोई भी सवाल ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण। देखो ये एक ऐसा सेक्शन है ना जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो, बस थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर चीजें भूल गए होंगे, तो बस इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, आपको याद होने लगती हैं। अगर मैं बात करूं तो इस बार के पेपर में 10 से 12 क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे गए थे, यानी कि आपके संधि, समास, काल, वाक्य विन्यास, ऐसे सवाल जो हैं वो यहाँ से आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे संधि क्या होता है बच्चे, तो जब आपके वर्ण आपस में जुड़ते हैं, यानी कि जब हम अपने वर्णों को आपस में मिलाते हैं और उसके बाद एक नया वर्ण का निर्माण, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संधि कहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, यहाँ पे हम बात करते हैं हिमालय, ठीक, ये आपको एक शब्द मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, हीम धन आलय। अब क्या हो गया, यहाँ पे हीम धन आलय हो गया, यानी कि यहाँ पे म जो है इस आ से मिला और क्या बन गया, ये आ, यानी कि ये इसके साथ जाएगा और ये क्या बना दिया, माँ, तो क्या हो गया, हिमालय। अब यहाँ पे क्या हो गई, संधि हो गई। संधि में यहाँ पे अ की मात्रा, यहाँ पे आ की मात्रा, दोनों मिला करके आ बना रहे हैं, यानी कौन सी संधि है बेटा, तो ये आपकी दीर्घ संधि यानी स्वर संधि के अंतर्गत आ जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं समास की बात करूं तो आपके क्या होते हैं, समास में संधि में वर्ण मिलते हैं और समास में आपके शब्द मिलते हैं, यानी शब्द मिलके नया शब्द नहीं बनाते हैं, शब्द में विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, तब आपका समास का निर्माण होता है। और जब विभक्तियों का हम प्रयोग करने लगते हैं, यानी तब हम क्या करते हैं, समास विग्रह कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा राजपुत्र,
ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा राजा का पुत्र। अब यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे का जोड़ दिया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया आपके लिए, ये आपका समास विग्रह हो गया। लेकिन अगर मैं इस शब्द की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका समास हो जाएगा। अब ये समास के कितने भेद होते हैं और कौन सा समास है, ये तत्पुरुष है या अव्ययी भाव है, ये सारी चीजें हम यही पढ़ते हैं। उसी तरीके से अगर हम काल की बात करें, यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तो ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ हम वाक्य विन्यास को भी समझेंगे। तो ये आपका व्याकरण वाला सेक्शन हो गया जो कि आपके 7वें नंबर पे है। आपके पूरे सिलेबस को उन्होंने 7 सेक्शन में डिवाइड किया है और ये आपके हो गए सिलेबस की बातें, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका जो पेपर हुआ था 2022, 23 और 24 में, उस हिसाब से हम बातचीत कर लेते हैं, उस हिसाब से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सॉरी, अगर हिंदी भाषा की मैं बात करूं, यानी कि जो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे आपके जो सवाल आए थे वो कितने आए थे बच्चे, तो मान के चलिए कि 2 आए थे, यहाँ पे 3 और फिर 2, ठीक है। ये ऐसे वेरिएशंस होते रहते हैं और हर साल पेपर, ये आप नहीं कह सकते कि इस सेक्शन से फिक्स क्वेश्चन जो है वो इतने आएंगे या इस सेक्शन से फिक्स क्वेश्चंस इतने आएंगे। हर साल नंबर्स में कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे और हर साल वो कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आदिकाल से, तो अगर हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन से, तो यहाँ पे जो है बच्चे, ये जो है आपके 1 क्वेश्चन आए थे, लेकिन यहीं पे 2022 में आप देखोगे तो 6 से 8 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आदिकाल की, तो आदिकाल से इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो 12 थे। अब आदिकाल का क्या मतलब है, यानी कि सिद्ध जो है उनमें से हो सकता है उनकी अरेंजमेंट की बात कर ली गई हो सकता है कि किसी रासो ग्रंथ का जो भाषा है उसके बारे में पूछ लिया गया हो सकता है कि किसी रासो ग्रंथ के रचनाकार के बारे में पूछ लिया गया हो। तो आदिकाल से सवाल पूछने का मतलब है कि आदिकाल का जो पूरा रहा है उससे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रीतिकाल से, भक्तिकाल से, तो ये आपके पूरे जो है ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखा गया है। अगर मैं बात करूं तो काव्य शास्त्र से जो है वो आपके क्वेश्चंस कितने थे, तो 11 थे। अब यहाँ पे ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका ये उद्देश्य है कि आपको सिर्फ इतना पता हो कि कौन कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जहां से आपके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं और कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे आपसे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितना वेरी करने वाला है ये आपको देखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस चार्ट को, तो हो सकता है कि किसी सेक्शन को देख के थोड़ा डर लगे, हो सकता है किसी सेक्शन को देख के आपको खुशी हो, तो इस पे ज्यादा आपको जाना नहीं है, यानी इससे आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। आपको ये समझना है कि आपका कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जो मजबूत है, जिसपे आपको बात करनी चाहिए, जिसपे आपको काम करना चाहिए, कौन कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आपका लगता है कि आपको वीक है, जिसको आपको मजबूत करना है, ठीक है। ये हो गई इसकी बातें। अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपसे जो सवाल पूछे गए थे उनका तरीका क्या है, यानी कि मैच द फॉलोइंग वाला पैटर्न या फिर जो भी हम पैटर्न की बात करते हैं उसकी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे है दशरथ सुत तिहु लोक बखाना। अब ये पूछा गया है आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप मान लो कि हम बात करते हैं कि जब 1 लाइनर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आपको 1 सवाल का जवाब देना होता है, लेकिन जब आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है तो आपको 4 सवाल इसी में इंक्लूडेड होते हैं, उनका जवाब देना होता है। पर इन चारों में से किसी एक का भी जवाब आपको आ गया तो फिर आप अपना आंसर आराम से निकाल लेते हो। जैसे एक बात अगर देखोगे तो अजगर करे ना चा करे, पंछी करे ना काम, और ये आपको सबको पता है कि ये पंक्ति किसकी है बच्चे, तो मुलकदास की है। अगर हम बात करें दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, ये किसने लिखा है, तो आपकी कबीरदास जी ने लिखा। अब देख लो पहले का तीसरा किधर है, पहले के तीसरे में आपके 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो अब दूसरे का दूसरा देख लो कौन कौन से में है, तो दूसरे का दूसरा सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शन सी में, यानी आपको आंसर मिल गया। अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ जो है क्वेश्चन है यहाँ से 5 से 6 आते हैं, यानी तीनों साल के पेपर में एक चीज कॉमन था कि आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे मैच द फॉलोइंग के पैटर्न में, उनकी संख्या 5 से 6 होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगर हम देखेंगे तो आपके 1 लाइनर यहाँ पे है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। हालांकि ये सिंपलेस्ट आंसर आप मतलब ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को पता होगा।
साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 40 से 45 आते हैं। यानी आपके पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वन लाइनर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके दंडी जी जो है वो किसके हैं, अलंकारवादी हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं कुंतक के तो वो किसके हैं, वो वक्रोक्ति के। किसके बच्चे, तो वो वक्रोक्ति के। ठीक, अब यहाँ पे आनंदवर्धन और भामा, भामा का आपने क्या सुना है, ऑब्वियसली भामा जी को माना है, जाना है किसके दौरान, यानी कि अलंकार संप्रदाय के नाम से जानते हो। बचा कौन, तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन, बचे। तो ऑब्वियस है ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन आप मान सकते थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको अधिकथन दे दिया जाता है, कारण दे दिया जाता है और फिर आपको जवाब देने होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस 10 से 11 आते हैं। यानी कि अगर आप पेपर का ऑन एन एवरेज देखोगे, अब ये 10 से 11 बोल रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों अधिकथन और कारण, हो सकता है कि कारण और कथन और कथन वाला भी होगा, इसमें इंक्लूड किया है मैंने। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा गया है भामा के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कृति और प्रीति। अब देखो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका जो आपका रीजनिंग असर्शन वाला क्वेश्चन होता है, यानी कि अधिकथन और कारण वाला क्वेश्चन होता है, वो है टाइप उसका ये है। और सवाल कहां से बच्चे, काव्य शास्त्र से। कहां से है, काव्य शास्त्र से ये सवाल है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो बात तो ये सही कही जा रही है कि उन्होंने 6 प्रयोजन माने थे काव्य के, यानी कि काव्य की जो रचना हो रही है उसकी वजह जो है वो 6 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका कारण दिया गया है, यहाँ कृति तथा अर्थ का संबंध कवि से है। श्रेष्ठ काव्य रचना से कवि को यश तथा धन की प्राप्ति होती है। कृति मतलब यश होता है, यानी कि आपका जो नाम है वो। ठीक है, और अर्थ का मतलब होता है धन। और ये दोनों, अगर किसी ने कुछ रचा, कोई रचना की, तो वो क्या चाहता है, उसे धन की प्राप्ति हो, साथ ही साथ उसे नाम की प्राप्ति हो, यानी यश की प्राप्ति हो। तो ये दोनों गुण क्या हैं, आपके भामा जी ने स्वीकार किए हैं। तो यहाँ पे आपका ये दोनों का दोनों कथन क्या है बच्चे, सत्य है। ठीक है, अब अगर हम, हालांकि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ सिलेबस डिस्कस करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे निम्नलिखित को सही क्रम में लगाएं। अब यहाँ पे आपके युग है, इनको सही क्रम में लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है मानकर चलिए कि ये भी 8 से 10 आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी 6 से 8 भी आ जाता है, तो ये ऑन एन एवरेज है। ठीक, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे छायावाद, प्रगतिवाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और प्रयोगवाद। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता है कि कौन सा युग आएगा, भारतेंदु युग आएगा। ठीक है, कब, 1850। ठीक, अब ये भारतेंदु युग देखो कहाँ है, ऑब्वियसली आपको आंसर मिल जाएगा कि कहाँ है। अगर मैं बात करूं तो 1850 से लेकर के 1900 तक का ये समय रहा है इनका। इसके बाद 1900 से लेकर के 1920 तक का समय रहा है आपके द्विवेदी जी का। फिर अगर मैं बात करूं तो 1920 से लेकर के 1936 तक का समय रहा है छायावाद का। फिर अगर बात किया जाए तो फिर कौन आता है बच्चे, तो फिर आता है आपका प्रगतिवाद, यानी कि ये 36 से 43 तक रहा है। और अगर मैं बात करूं प्रयोगवाद तो आपका 43 से 53 तक रहा है। इसके बाद नई कविता आ जाती है, फिर उसका भी समय सीमा यहाँ पे अब है ही नहीं तो क्या ही लिखे। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे तो ये आपका समय सीमा रहता है और ये आपकी अरेंजमेंट। इसी तरीके से हो सकता है कोई रचना दी गई हो और कहा गया कि इन सारी रचनाओं का कालक्रम के अनुसार क्या करें, व्यवस्थित करें। या फिर हो सकता है कि कोई कवि, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आपको दे दिया गया अमीर खुसरो। ठीक है, साथ ही साथ कबीर, फिर आपको जयशंकर प्रसाद, और फिर आपको दे दिया गया हो मान लीजिए हजारी प्रसाद, या फिर हजारी प्रसाद नहीं, इसी धारा में अगर हम आते हैं तो निराला जी। ठीक है, अब ये 4 आपको दे दिए गए। अब आपको क्या करना है, इनकी अरेंजमेंट करने को दे दिया जाए और कहा जाए कि आपको अरेंज करके बताना है कि कौन सा कालक्रम होना चाहिए। तो ये है आपका इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का तरीका, यानी कि ये तीसरे तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा पेपर का पैटर्न रहा है वो हमने बात किया, आपके सिलेबस के बारे में हमने बात किया, आपके क्वेश्चंस के बारे में हमने बात किया। यानी कि अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपका जो पूरा सिलेबस उन्होंने जो डिफाइन किया है, सवाल वहीं से आते हैं।
उस पूरे सिलेबस से बाहर का कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाता है। हर साल कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं आपके पेपर में, नो डाउट। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि जब पहले साल पेपर हुआ था तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा था बच्चों को, लेकिन अगर मैं बात करूं 2024 के पेपर की मैं बात करूं तो 2024 का पेपर काफी मुझे इजी लगा था, बट हम मान सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट पेपर था। आने वाले वक्त में हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि आपका मतलब मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर हो। तो ये पूरा आपका जो सिलेबस है वो डिफाइन करता है कि अब आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। और साथ ही साथ हमने जितनी चीजें यहाँ पे जानी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, इसका सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आपको अपने सिलेबस की समझ अच्छे से हो जाए। एक बार आपने अपना सिलेबस समझ लिया, उसके बाद धीरे धीरे हम एक एक चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो आज का ये जो वीडियो है इसमें हमने सिलेबस की बात की। अब हम आगे आने वाले वीडियो में इस सिलेबस को कवर करने के लिए जो हमारी रणनीति रहने वाली है उस पर बात करेंगे। तब तक आप क्या करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।